जब हुआ पहलगाम अटैक तब आपको उस वक्त क्या लगा? मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, दुख क्या था? जिस तरह से उरी अटैक किए थे, उरी अटैक के बाद किए थे, सेम अटैक के 10-15 दिन बाद हमला करना, सेम रात के समय हमला करना, सेम एयरफोर्स को लेके घुस जाना। नेवी किस लिए बैठे हैं? छठ पूजा करने के लिए। जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो आतंकवादी को जब बात हो गई कि हाँ 5-6 दिन हो गया विमान हाईजैक किए हुए, तो आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उस समय तो ये थे, आप आतंकवादियों को छोड़ दिए, एक नॉर्मल HIV का इंजेक्शन, यूज इंजेक्शन मार देते, उसको अब तक मर चुके रहते, सो अब तक जिंदा है सब। भाई आतंकवादी को बोलना कल तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, खाने में कोई दवा मिला दो सो जाएगा, इंजेक्शन लेके HIV मरीज को लगाओ और निकाल के इसको मार दो, हो गया खत्म कर। छोटा सा मरकरी आता है, पारा डाल दीजिए, किडनी फेल, इटाइट मिनी माता बीमारी, किडनी फेल, खत्म कहानी। उसको ये लोग आतंकवादियों को छोड़े थे, बाद में वही संसद पे हमला किया। ये जो अटैक होते हैं पाकिस्तान में या फिर बाकी जगह में, अननेम्ड, वो जो कहते हैं ना गनमैन, जो जानते नहीं है कि कौन है, नामालूम अफराद। ऐसे बिहार में ना डेली फास्ट होता है, पता नहीं कौन किसको मार के चल जाता है। बिहार के लोगों को हम लोग अपने यहाँ से ठेका दे दें ना, लाहौर में उतार दे 20 ठोको, सुता दे सब लाहौर में आधा आदमी को। तो कह दीजिए ना नीतीश जी को करने के लिए। इस लड़ाई में हम लोग क्या हुआ, चाइना का सपोर्ट दिख गया खुल के पाकिस्तान को। चाइना अपने हथियारों का टेस्टिंग कर लिया, इंडिया से डाटा ले लिया कि कल को इंडिया कैसे जवाब दे रहा है। इनको तो दिख रहा था हम चाइना पाकिस्तान को मार रहे हैं, चाइना दिख गया कि हमको भी ऐसे ही मारिएगा। वहाँ पे चाइना के ड्रोन टेस्ट हो गए। वहाँ पे पाकिस्तान को क्या मिला, उसका जो इंटरनल डिस्प्यूट था, इमरान खान के प्रति सिंपैथी थी, सेना के प्रति जो असंतोष भड़क रहा था, सेना शांत हो गई। आसिम मुनीर 2 कौड़ी का गुंडा फील्ड मार्शल बन गया। वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे IMF से लोन फंसा हुआ था, उसका लोन पास हो गया। पर जब वो आए थे मारने के लिए तो उन्होंने कहा कि मोदी को बताना कि हम मारेंगे, तो मोदी का नाम लिया ये बात इंडिया को पाकिस्तान पे मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादी आए थे और कहे थे कि मोदी को बताना। तो मोदी कहाँ बताएंगे, पोस्ट ऑफिस से तो बताएंगे नहीं, खुद आके बताए हैं, लाहौर में घुस के मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादियों ने ऐसा बोला है। यहाँ पर वो तो चाहते थे कि ये बात पूरी इंडिया फैले, आतंकवादी तो ये चाहते थे यहाँ पे। और क्या मिला हम लोग को उसके बाद? अरे कम से कम इतना घुस के मारना चाहिए और डेड बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से, और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए, चीर चीर के पढ़े सब बच्चे वहाँ पे, अच्छे से ऑपरेशन सीखे सब। पाकिस्तानियों को खींच के ले आना चाहिए यहाँ पे। क्या पुरानी लाश पे पढ़ रहे हैं मैम बच्चे, मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, उनका नस दब गया, कोई मरीज 3 महीना पुरानी बॉडी है, नस दब गया, पढ़ रहे हैं सर ये रेडियल है कि क्या है, क्या भैया फ्रेश लाश लाओ। ये हो नहीं सकता ना, वहाँ पे अमेरिका बैठा हो जाता है मैम, कोई नहीं बैठा हुआ है, बॉडी ऐसा कुछ नहीं। इजराइल ने मारा है, लेके चला गया है। हम 10 लाख ले आके मेडिकल कॉलेज को दोगे अनजान नाम से, किसको पता है उसमें कि लाहौर से लाए। इजराइल जब करता है तो गाजा में करता है, तो कौन सी बड़ा तीर मारता है? वहाँ पे तो मिलिट्री भी नहीं है गाजा में, और वो उनको मारता है। हम लोग कैसे मारे? वहाँ पे है ना, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। वो किसको मारता है ये मैंने नहीं रखता है कितना बड़ा है, वो अपने दुश्मन को मारता है। दुश्मन बड़ा है या छोटा है, 1200 लोगों को मार दिया गाजा, हमास ने मार दिया वहाँ पे, वो अलग चीज़ है। वहाँ पे हम लोग भी POK में घुस के मार सकते थे। हम लोग 4 बिजली घर नहीं मार पाए उसका, 4 बिजली घर उड़ा देते गर्मी के दिन में, पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाती पाकिस्तान की। क्योंकि हमारा ये मकसद ही नहीं था ना, भारत का मकसद था कि जो टेरर इंडस्ट्री है उसको मारना है, पाकिस्तान को मारना नहीं था। जो पाकिस्तान पैदा कर रहा है आतंकवाद को, हम तना काटेंगे, जड़ नहीं। हाँ, ये तो बेवकूफ़ी है सीधे। हम पाकिस्तान को नहीं मारना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी बेवकूफ़ थे, अटल बिहारी वाजपेयी तब क्यों मारे? ये एकदम गलत चीज़ है। वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का बैक सपोर्ट था वहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, अब हम लोग सीज फायर कर दे रहे हैं यहाँ से। कोई मतलब नहीं। वो ऑथेंटिक नहीं था। एक और बात चली थी कि जैसे जो IIT या जैसे IIT में कोई ग्रेजुएट होता है तो सरकार कम से कम 5 या 6 लाख रुपए साल का उस पे खर्च करती है हर स्टूडेंट है ना। तो जब वो बाहर निकलते, जैसे मेडिकल स्टूडेंट जो है वो बॉन्ड करते हैं, वो रूरल पोस्टिंग होती है उनकी, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब IIT से स्टूडेंट निकलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन लोगों को भी टीचिंग में कुछ करना चाहिए। मतलब इनका 6 महीने का ही सही, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं आजकल, तो क्या वो नहीं कर सकते हैं? मैम एक तो इंडिया के इंजीनियर्स का जो मोटिवेशन है वो क्या है,
बाहर जाने का, पैसा कमाने का। पैसा इनोवेशन है ही नहीं है, मतलब कि ये है ही नहीं कि हमें कोई बड़ी कंपनी लगानी है, हमें कोई नया स्टार्टअप करना है। अब जोमेटो और किसी के होटल का खाना बना किसी को पहुंचा, जैसे मुंबई में टिफिन सर्विस था, उसी का एडवांस वर्जन है। क्या ही है, वो तो हमारे यहाँ 50 साल से डब्बा वाला सिस्टम चल रहा था, एप्लीकेशन आया उसको एडवांस करके थोड़ा स्मूथ कर दिए, लोगों को लगने लगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। बट जब ये नहीं आएगा ये इनोवेशन तो कैसे होगा? चाइना में क्या हुआ, उसके उनको ये हमको पैकेज होकर नहीं चाहिए भैया, मेरा एयरफोन की फैक्ट्री रहेगी, मेरी रहेगी। उनको लगता है कि भाई मेरी रहनी चाहिए वहाँ पे। और मेल और फीमेल का जो गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है चाइना में, फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ पर वो फीमेल संभाल रही हैं, उसका मार्केटिंग, बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेल संभाल रहे हैं, कि उसमें भागदौड़ ज़्यादा है। फैक्ट्री में क्या एक जगह है, मेहनत दोनों में है, बट उसमें क्या है कि एक जगह रह के काम करना है। तो हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स में है ना, ये माइंडसेट बनते जा रहा है, 20 लाख का पैकेज तो 1 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज। भैया इससे ज़्यादा पैकेज तुम, उससे अच्छा तुम बिजनेस कर लो। गलत ट्रैक पे जाए, कोई नया कुछ तो करें यहाँ पे। मतलब हम लोग साल में 1 दिन राखी बांधते हैं, चाइना 1 दिन के राखी के लिए राखी पहुंचा दे रहा है, 1 दिन के राखी के लिए। और चाइना में 3 टाइम खाना वो चॉपस्टिक से खाते हैं, 365 दिन। हमारे यहाँ का एक आदमी पहुंचा के दिखा दे, नहीं कर सकते। ये माइंडसेट का अंतर होता है वहाँ पे, ये होता है। मतलब कैसे भी उनके दिमाग में ना एक जुनून है कि हमको बेचना है, हमको कुछ भी बेचना है, बेच देंगे यहाँ पर। उनका वो सिस्टम भी तो अलग है ना, 1 नेशन 1 सिस्टम है। हमारे यहाँ तो है ही नहीं ना, हमारे यहाँ तो एक गांव में एक सिस्टम नहीं है। आप राज्य की बात छोड़ें, आप शहर की बात छोड़ें, आप कंट्री की बात छोड़ें, हमारे यहाँ इतने सारे सिस्टम साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और फिर जब इतने सारे सिस्टम होंगे तो क्लैश तो होगा ना फिर। बिल्कुल क्लैश होगा मैम, लेकिन देखिए चीज़ें सिस्टम को अचानक से नहीं चेंज कर सकते हैं। बट कहीं भी एक चीज़ देखेंगे तो किसी चीज़ को जगह चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उस इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। अगर उसके पास पैसे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर गरीबी ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी ना तो वो बहुत बड़े चीज़ों पे नहीं सोच पाएंगे। ऐसा नहीं कि देश में बदलाव नहीं हुआ है, 10% बदलाव अच्छे, बहुत अच्छे हुए हैं बदलाव। बट जो 90% लोग हैं ना, अपनी बेसिक नीड्स में दौड़ रहे हैं, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे खाना के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये जो 10% हम लोग IIT और एम्स से सुधार करते हैं ना, ये डाइल्यूट हो जाता है। अब भंडारा में बना, आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए, क्या होगा भाई? 1 चम्मच घी 1 कटोरा के लिए इनफ होता है यहाँ पे। तो जो बेसिक नीड्स है, अब आप गौर से देखिएगा गरीबी किस लेवल पे इंडिया में है कि जो कहीं किसी के यहाँ शादी ब्याह रहेगी तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग रहेंगे तो देखिएगा कभी कोई मीठा चीज़ दिया जाएगा खाने के लिए ना, तो देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। नहीं देखेगा ना तो मीठा चुपचाप रख लेंगे कि अपने घर में नाती पोता को देंगे। वो बदतमीज या फिर चोर नहीं है, वो बेचारा गरीब है, वो मजबूर है, सताया हुआ है। आप किसी 5 स्टार होटल में बूफे में दीजिएगा, आप 10 किस्म का खाना लगा दीजिए, तो जो बड़े घर से होगा वो उसमें से एक आध निकाल के खाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ उसके फ्रिज में पड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई गांव में गरीबी झेला है, उसको आप 50 किस्म का खाना दे दीजिएगा ना, तो सोचेगा कि मेरे लाइफ में ये अगले 5 साल बाद आएगा कि 10 साल बाद आएगा, वो सोचेगा हम खा लें। तो लोगों को लगेगा ये बदतमीज़ है, इसको मैनर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बदतमीज़ नहीं है, वो बेचारा अभाव में जी रहा है। तो हम लोग उस ऐसी सोसाइटीज़ में संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंसान गांव में फल खरीद के ले जा रहा है ना, तो या तो उसके घर कोई पूजा पाठ है या तो कोई बीमार पड़ा हुआ है, वो खाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं कि ले जा सकता है यहाँ पे। अब हम उस समाज से उम्मीद करेंगे, इनकी संख्या करोड़ों में है, कि वो स्टार्टअप करेंगे, वो करेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है। अमेरिका में स्टार्टअप का कल्चर है, क्योंकि वहाँ मिनिमम किसी के पास ज़मीन है तो 500 बीघा है, किसी का 200 बीघा ज़मीन है, किसी का 1500 बीघा ज़मीन है। पता चलता है कि 20 गाँव इसी का है, तो उसको रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं सोचना है। तो जब हमको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी रहेगी तो हम करेंगे क्या? माइंड तो चुपचाप बैठता नहीं है यहाँ पे। तो सबसे ज़रूरत है कि हम एक IIT, अपना एम्स, IIM, इसको जो बना रहे हैं, ये बनाते रहें, इनको बेसिक नीड से तो उठाएं। ये बेचारे क्या कर पाएंगे यहाँ? और ये छोटी छोटी चीज़ों में क्लैश होते रहता है, इससे बाहर बेचारे आ नहीं पाते हैं। और हम लोग उनको कहते हैं कि इनके पास मैनर नहीं होता है। कोई गाँव के बच्चों को कहेगा ये ऐसे होते हैं। जितने अभाव में वो जिंदा रहे ना गाँव के बच्चे, शहर वाले जितना डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना डिप्रेशन में वो स्कूल जाता है बचपन में यहाँ पे। तो ज़रूरी है, हम कहाँ जा रहे हैं, एक को तो छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे। और ये IIT हो गया, एम्स हो गया, ये अच्छे इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं है कि इनके पास प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, इनके पास अच्छे बच्चे ही गए हैं।
हाँ। आपने सेलेक्ट करके क्रीम को उठा लिया, उसको पॉलिश मार दिया। आप बासमती चावल उठा के पॉलिश मार दिए, कहें कि मेरा चावल सबसे अच्छा है। वो बासमती राजा होता है, चाहे सिंहासन पे बैठे चाहे जमीन पे बैठे। जिस एंट्रेंस एग्जाम को लेके आप नीट ले रहे हैं, आप IIT ले रहे हैं, आप उसको किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छोड़ दीजिएगा ना तो उतना ही पढ़ेगा। आप नॉर्मल, अच्छा IIT और नीट एम्स को बहुत मतलब गुरूर है उस चीज़ पे, तो आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बच्चे को उठाइए REC, हाँ। और डाल के देखिए, इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं कि आप क्रीम को ले लिए उसको रगड़ रहे हैं। जो 80% पॉपुलेशन छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल में है, छत टपकती है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, गेट बंद रहता है, हम लोग कूद के फान के भाग जाते थे। सबसे बड़ा खराबी क्या, कॉन्फिडेंस छीन लेता है गरीबी। अगर एक कोई बढ़िया दुकान है ना, आप उसके आगे बस शीशे का गेट लगा दीजिए, AC लगा, गरीब इंसान खोलेगा नहीं, कि कॉन्फिडेंस छीन लिया, उससे दरवाजा नहीं खोल पा रहा है। हम लोग उससे स्टार्टअप इंडिया शुरू कराने वाले हैं, समिट करेंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। पहले पेट भरो। पाकिस्तान, हमको लगता है ये मतलब पूरी दुनिया में एक बोझ है, और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया है तो एकमात्र यही देश है। इस जितना मुसलमान यहाँ रहते हैं, इंडिया में भी उतने मुस्लिम रहते हैं, बट फ़र्क है, मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम होने में फ़र्क है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, कि इंडोनेशिया की वजह से किसी मुसलमान का सर नीचे नहीं झुकता है। दुबई मुस्लिम कंट्री है, उसके वजह से किसी मुस्लिम का सर नीचे नहीं झुकता है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, हम लोग सीखते हैं सऊदी अरब से कि वैसा कानून इंडिया में होना चाहिए कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हो रहा है या किसी के साथ जगह अपराध को तो हाथ काट दो। हम लोग रोल मॉडल दिखाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वजह से आज मुसलमान अपने आप को सोचे कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चोट्टों का है। यहाँ पे मस्जिद में बम फोड़ देता है सब, सिया सुन्नी में सुन्नी, वहाबी वहाबी देवबंदी, अहले हदीस अरे बाप रे बाप, इतने वेराइटी बना के रखे हैं कि हम अच्छा वाला या तुम अच्छा वाले। ये बोझ है। और सबसे बड़ा खराबी क्या होता है इन लोगों में, कि अगर ये किसी गलत काम कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो इंसान फ़र्क क्या करेगा, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है अल्लाह अकबर बोल के, आप वही बात बोल के किसी मासूम को ताज होटल में कोई छुट्टियां मनाने गया उसको गोली मार दोगे। तो ये सोचिए कि ये दूसरे के दुश्मन तो बाद में हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करके रखे हैं सब। पर आप अगर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम एक ही किस्म के लोग हैं, यहीं से तो निकले थे पाकिस्तान, हम भाई हैं, हम एक ही हैं, हम भारत और पाकिस्तान, आप उनके लिए क्या कहेंगे फिर? मारना चाहिए ऐसे इन लोगों को, एकदम आशावादी लोगों का ना इंडिया में ना। ये जिन्ना ने देश लिया ये खतरनाक नहीं था, जिन्ना ने जिस तरीके से देश लिया वो खतरनाक था। यहाँ पे भाई भाई का बंटवारा के लिए कोई माँ को गोली मार देता है, बाप पे हाथ उठा देता है और कहेगा कि हम भाई भाई हैं, ऐसा नहीं होता है। परवरिश कैसी हुई, जहाँ पोलियो पिलाने वाले बच्चे को पाकिस्तान में गोली मार दिया जाता है, पोलियो नहीं पिलाने दिया जाता, क्या कह के कि पोलियो अगर 2 बूंद पिला देंगे तो बड़ा होकर 2 ही बच्चा पैदा कर पाएगा। मतलब वो पोलियो 4 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, उसके करियर की चिंता नहीं है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बच्चा कितना पैदा करेगा। और सरकार भी पागल, वो कहती है कि नहीं 2 बूंद से कुछ नहीं। अरे भैया उसको 10 बूंद पिलाओ, उसको यही लग रहा है ना 2 बूंद से 2 होगा तो उसको 20 बूंद पिलाओ। भैया तेरा 20 बच्चा पैदा हो जा। यहाँ पे गधों को गधों की जैसे समझाइएगा यहाँ पे। हाँ। और हम अब इंडिया में देखिए बच्चे 7-8 साल के भी हो जाते हैं ना तो गार्जियन का देता अरे जा पी लो। तो जो आशा होती है पिलाने वाली ना, उनको भी लगता है कि 5 साल से क्रॉस है, फिर भी पिला देती है। कितनी मेहनत से हमने पोलियो खत्म किया। आइए बगल में पोलियो लेके घूम रहा है, कौन कब फटेगा पता ही नहीं चलेगा। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे तो ऐसे पता चल रहा था, तो एक पाकिस्तानी था वहाँ पे, हम अपना सीट बदल दिए एयरपोर्ट पे, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, चार्ज कर रहा था मोबाइल, हम बगल में, हम फट जाएगा ये कब, किसी को नहीं पता है। कभी गए पाकिस्तान? जाने आने भी नहीं देगा सब। मैं गई हूँ पाकिस्तान क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या है, मतलब हम इनके बारे में इतना सुनते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमको कहा जाता था कि जो हिंदुस्तानी है सींग है उनके सिर पे। मतलब गलत फहमियाँ भी बहुत होती है ना। तो जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि हमने सोचा था ये तो कुछ भी नहीं है, पर इनकी सड़कें इतने बड़ी हैं और इनकी जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग किस्म की शैम्पू वैम्पू थे। हमारे यहाँ तो नहीं था उस वक्त, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 किस्म की गाड़ियाँ होती थी, फिएट होता था, एम्बेसडर होता था, उनके पास अमेरिकन गाड़ियाँ थी, उनकी लाइटें बड़ी चमकती थी, उनका एयरपोर्ट साफ़ था। हमारे यहाँ तो छोटा सा एयरपोर्ट था उस वक्त। तो मुझे लगता था, फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर से जब मैं गई तो तब तक यहाँ पर लिबरलाइजेशन हो चुका था, हमारी एयरपोर्ट बड़ी हो गई थी, हमारी यहाँ दुकानें भी बड़ी थी।
फर्क हो जाता है जब आपका पड़ोसी जो है जब नीचे हो जाता है ना, तो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है, तो ये गुस्सैल हो गए हैं अब। धर्म जब नशा चढ़ जाता है ना, तो धर्म की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, धर्म आपको क्वेश्चन नहीं पूछने देता है। एक बड़ी खराबी, जो बोल रहे हैं आप मानिए मानिए मानिए, वो सही है वो सही है। धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है, जो हम बोल रहे हैं सही है, इंडिया गलत है तो उसको मानना पड़ेगा गलत है। हाँ। तो ये बड़ा खराब चीज़ होता है। धर्म अच्छी चीज़ है, आप साइड में इसको रखिए, देश के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये पर वो तो बना ही धर्म के नाम धर्म पे, के आधार पे ही बन गया। हाँ। दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज ले जाती थी, और आज दुबई कहाँ हो गया? दुबई और पाकिस्तान में शेर और सुअर का अंतर है। तो उतना आपको बैन कर देंगे पाकिस्तान में, आपने सुअर का तो हाँ, अच्छा उनका गजब है, सुअर बोल दोगे तो गड़बड़ जाए। मतलब उसको इंग्लिश में बोले पिग तो ठीक है, उर्दू में बदखोम बोले तो भी ठीक है, खंजीर बोले तो भी ठीक है, सुअर बोले तो गड़बड़ है। मतलब वाटर बोले तो ठीक है, पानी बोले तो गड़बड़ है यहाँ पे। खैर अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं पाकिस्तान वाले में। मेरे कुछ ऑफिस के लोग जब एप्लीकेशन वगैरह बनाए थे तो बड़ा टारगेट अचीव किए थे वो लोग कि बच्चों को, हम लोग ने 1 करोड़ बच्चों को एप्लीकेशन पे पढ़ा दिया। सर प्लीज़ आप नहीं जाएंगे घूमने, हम लोग को दुबई घूमने दीजिए। हम कहे जाओ यार, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो वो लोग गए दुबई घूमने, तो अपना लैपटॉप वगैरह लेके काम कर रहे थे। तो उनका जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर ना, वो पाकिस्तानी था। तो आगे वाले सीट बगल में बैठा था तो काम कर रहा था। तो उसमें मेरा कोई कुछ काम चलता, तो देख लिया, कहा कि ये ड्राइवर पूछा तो ये लोग को उत्सुकता हुई कि क्या है। कह रहे हैं कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, खान नाम है इसको, मैं पाकिस्तान से हुई, पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है। अब इन लोग की हालत खराब। हाँ। अब सभी पर वो जानते हैं कि आप उनकी बुराई कर रहे हैं। नहीं, हाँ वो जानते हैं कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं। और वो ड्राइवर बता रहा था, पाकिस्तानी ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था दुबई में, बता रही ये आदमी बहुत खराब है। हमको बोल रहा है मेरा ये आदमी बहुत खराब है, पाकिस्तान की पूरी बुराई कर रहा है यहाँ पे। अब मेरी टीम थी और इन लोग की हालत खराब की, कहीं कोई गलती से बोल दिया कि हम लोग उन्हीं टीम में हैं, कहीं ये गाड़ी मत लड़ा दे यहाँ पे। उन लोगों ने पूरे फेयर दे रखे थे, बीच रास्ते में चेंज कर दिया यहाँ पे। कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जो स्टॉपेज किया हमने, जो रुक गए हम, वो सही मायने में गलत था, वो गलत था। हाँ, नहीं रुकना चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय होता है शांति का। अगर हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। लोग पी जाते समंदर खारा ना होता तो। अगर युद्ध इतना ही खराब था तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। कुछ होते हैं यहाँ पे युद्ध रहना, हर भगवान को देखिएगा शांति के प्रतीक हैं, लेकिन सबके पास अपना हथियार है। करुणा से भरे हमारे बजरंग बली, लेकिन गदा साथ में रखते हैं, करुणा से भरे हुए, क्या नहीं मांगने पे देते हैं यहाँ पे। कृष्ण भगवान हमेशा कौरवों से तो ऐसे बात करने गए थे 5 गांव मांगने, जैसे कोई बहुत एक याचक है, साधारण याचक, सुदर्शन चक्र लेके। तो युद्ध के लिए तैयार। ये राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी थे जो नॉन वायलेंस के प्रतीक थे, तो फिर वो भी तो है ना। गांधी जी नॉन वायलेंस के पुजारी थे। उस समय देश आज़ाद नहीं था, संगठन को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए एक जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार इतने ज़्यादा थे कि संगठन बनाने में टाइम लगता है। अगर हम एक गर्म दल बनाते थे 10 साल में, वो 10 दिन में ख़त्म करके रख देते थे। जब लाशें गिरती थी तो लोगों का मोटिवेशन गिर जाता था। तो गांधी ने उस समय एक रास्ता निकाला कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना भी है, संगठन भी मजबूत बना के रखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, मोटिवेशन भी बना के रखना है। तो गांधी जी संगठित करते थे। इसी कांग्रेस से तो सुभाष चंद्र बोस निकले थे। सुब्रह में तो नरम दल वाले थे, गरम दल थे। ये तो गांधी की दूरदर्शिता थी कि हमारा आंदोलन जिंदा रहेगा लंबे समय तक के लिए। वरना भगत सिंह की कौन इज्जत नहीं करता है, क्या सुभाष चंद्र की इज्जत कौन नहीं करता है, चंद्रशेखर आजाद जी की इज्जत कौन नहीं करता है। लेकिन गरम दल को दबाना आसान होता है, और एक कोई इंसान जाता है तो कई लोग उससे प्रेरित होकर और आते हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा लोग थोड़ा सा कतराने लगते हैं। तो गांधी को रास्ता था। और दूसरा ये था कि अंग्रेजों को मारना था। तो जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसे टैबलेट भी दिया जाता है, इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो भगत सिंह इंजेक्शन थे, गांधी जी टैबलेट थे। दोनों नोट पे तो गांधी जी का ही फेस आता है ना। लंबा समय इसमें किसी को लगता है कि गांधी का नहीं होना चाहिए, किसी को लगता है गांधी का होना चाहिए। लेकिन एक आंदोलन को 40 साल तक खींचने वाला इंसान था। हाँ। एक इतना लंबा कार्यकाल किसका था? हाँ। लंबे समय तक खींचा था उस इंसान ने। देश जब आज़ाद हो रहा था तो नवाखली के दंगों को शांत कर रहे थे। सबने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पद जरूर लिया। यहाँ तक तो इस बात का हो गया कि सरदार पटेल को गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए था प्रधानमंत्री? इंटरिम सरकार में देखिए,
प्रधानमंत्री जो सरकार चला रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि गृह मंत्री इक्विवेलेंट टू प्रधानमंत्री है। गृह मंत्रालय के पास सारा होम चीज की पावर रहती है वहां पर। इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में। तो फिर कैसे बना सकते हैं जब आप कोई इंसान इलेक्शन से पहले ही मर जाते हैं? तो अब कुछ लोग का कहना है कि नहीं, जो एंट्रीम गवर्नमेंट थी 3 साल की ना उसमें क्या कर लेते? लॉर्ड माउंटबेटन बैठा हुआ था, आपका सेनापति नहीं था, आप प्रधानमंत्री बन के ही क्या कर लेते? जब सेनापति आपके जनरल बूचर था सेनापति, 1948 की लड़ाई में क्या हुआ? जनरल बूचर ने सेना ही नहीं भेजा, तो क्या कर लेते? तो बस ये है कि हम किसी को पसंद करते हैं, उसके अंत में हम किसी को गाली दे देंगे। ये नहीं तो हमें सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू में, हम अभी भी कहते हैं कि जितना योग्यता और दूरदर्शिता सरदार पटेल में थी बहुत अतुलनीय थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके वजह से हम किसी को नीचा दिखाने लगे। जब हम बच्चे थे ना तो गांधी जी के बारे में या फिर नेहरू जी के बारे में कोई दूसरे विचार नहीं हो सकते, मतलब एक ही था कि देवर आर हीरोज। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहस करते हैं कि, और वो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इनके भी नेगेटिव व्यूज़ थे जो इन्होंने किया या नेहरू जी ने किया। चाइना के प्रति जो नरम व्यवहार था नेहरू का, वो गलत था। तो अब जो है डिबेट वगैरह होता है तो बच्चे आजकल की जनरेशन जो 4 बजे अपना 1.5 GB डाटा खत्म कर देते हैं ये जनरेशन की बात करते हैं। जो हफ्ते में कोई काम नहीं करते फिर भी संडे को आराम देखते रहते हैं। हाँ, संडे को भी आराम करते हैं, मतलब हफ्ते में कोई काम नहीं करना है, संडे को भी आराम करना है, रेस्ट डे। ये जनरेशन जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आज का जनरेशन, इसके सामने एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार घटिया मसाला डाल के नालियां बना देता है जिसका ढक्कन टूट जाता है, ये उसके खिलाफ आवाज न उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था, जो अपने विधायक से नहीं लड़ सकता है, बिना पैसा खिलाए प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकता है, वो आवाज उठाता है गांधी सही थे या गलत थे। ये तो बात हो गया। मोबाइल आ गया है, 2 लाइन लिख दो, किसी को